तो फोरकास्टिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इज नथिंग बट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। आपका फ्यूचर कैसा होगा ये आप फोरकास्ट कर सकते हो ना, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। आज बैठ के फ्यूचर के बारे में एक छोटा सा रिव्यू लाइक दे सकते हो, या एक अजम्पशन कर सकते हो कि ये ऐसा होगा, ठीक है ना। अब वो कैसा हाँ होगा, वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये तो आप अपने एस्टिमेट को लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके और बहुत सारे मेथोडोलॉजीज के बेसिस पे बता सकते हो। बट एज ऑफ नाउ फोरकास्टिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर और एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। ओके सो मैनेजर्स रिक्वायर गुड फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, यानी फ्यूचर में जो कुछ भी करना है उसका आज से फोरकास्ट करना जरूरी होता है। एंड बिजनेस एनालिस्ट में चूज फ्रॉम ए वाइड रेंज, बिजनेस एनालिस्ट हुआ या कोई भी हुआ, फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। यानी आप एक चीज का फोरकास्ट कर रहे हो, आप एक नॉर्मल फोरकास्ट करने में बहुत फर्क होता है, एंड इफ यू सर्व एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ यू फोरकास्ट समथिंग दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप हमको ये बताओ कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ में पैसा डालना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना है, या हमको एक एस्टिमेशन करके बताओ कि फ्यूचर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस सिर्फ एक रेशियोज या अकाउंटिंग से नहीं देखा जाता है, बहुत सारे लाइक एस्पेक्ट्स होते हैं परफॉर्मेंस के और उसको जज करने के। एंड उसके लिए ओके आप लाइक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर सकते हो। आप करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो, टाइम सीरीज को यूज कर सकते हो, लाइक बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, सो वी विल सी दैट इन डिटेल्स, बट फोरकास्ट इज नथिंग बट जनरली इट इज अ प्रोडिक्शन। ओके, ओके सो जैसे एक छोटा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ ऑयल। तो अर्ली 1988 ऑयल प्राइस वाज अबाउट $22 a barrel. 1988 made oil price drop to $11 a barrel because of the oversupply, high production in non-OPEC regions. Non-OPEC मतलब जो गल्फ कंट्रीज है छोड़कर, and lower than the normal demand. डिमांड भी नहीं था। इन पास्ट ओपेक वुड रेज द प्राइस ऑफ ऑयल। ओपेक एक कार्टल है, मतलब पूरे ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग मेजर कंट्रीज हैं, वो लोग अपना खुद मिलके एक कार्टल बना के अपना जैसा चाहे वैसा रेट्स को वो लोग मतलब दे काइंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज दैट। ओके, बट इनको छोड़ के दूसरे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उनको बीट करने के लिए वो कम में बेच रहे हैं। हिस्टोरिकल, so based upon that we can forecast. Historical analogy would forecast a higher price. अगर हिस्ट्री देखते जाएं पास्ट 10 ईयर से देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। However, the price continued to drop even though OPEC agreed to cut production. Historical analogies cannot always account for current realities. मतलब हमेशा आप हिस्ट्री को देख के फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स को देखना होता है। ओके, सो लीव दिस, वी विल सी द टेक्स्ट बुक नाउ कि टेक्स्ट बुक क्या बोलता है। 221 या सो यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल यूज कर रहा है। मैथमेटिकल ओके मॉडल यूज करने के लिए इक्वेशन लेके आया है। व्हाट इज द इक्वेशन? इफ ए कंपनी हैज अ प्रोडक्ट दैट इट सेल्स फॉर $1000 ईच एंड आर रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू। अगर वो $1000 में किसी एक मतलब कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है जिसको वो $1000 में बेच रहा है, और रेवेन्यू आपको फाइंड करना है, एक्स आपका नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकता है, तो जितने यूनिट्स आप बेचोगे उतना प्राइस आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सपोज 5 यूनिट्स बेचना है प्रोडक्ट का, तो $5000 रेवेन्यू। 10 बेचना है तो लाइक 10 इंटू 1000, $10,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्राइसिंग क्या होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो दिस इज काइंड ऑफ लीनियर, एक इक्वेशन है ये। नाउ यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इन फोरकास्टिंग, हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं फोरकास्टिंग में, ठीक है। क्या होता है एक रिग्रेशन एनालिसिस? पहले हम इक्वेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आपका एक, मैं यहाँ पर आता हूँ एक सेकंड।
सो नाउ रिग्रेशन में क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वेयर बाई अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो ऐसा एक ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखो या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका स्लोप है, इसको मैं स्लोप बोल सकता हूँ, इसको मैं स्लोप बोल सकता हूँ, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला भी होता है x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1 या y2 माइनस y1 बाई, जो भी आपकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा कर लो आप, या मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट जो भी है y कोऑर्डिनेट जो भी, उनका डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देते हैं, तो वो स्लोप आ जाता है। ये आपका यहाँ कट कर रहा है, ये इंटरसेप्ट है, क्या है ये, इंटरसेप्ट। हाँ, तो y m जो है आपका स्लोप है, हाँ, या a या b आप स्लोप बोल सकते हो, एंड c जो है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो c हाँ, आपका यहाँ पर रहेगा जहाँ पर आपका ये y एक्सेस को कट करेगा। सो दिस इज व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आपका जो है कांस्टेंट रहेगा, ये तो आपके पास वैल्यू रहेगा, ठीक है, और स्लोप भी आप फाइंड कर सकते हो, और x की कोई भी वैल्यू से आप y की कोई भी वैल्यू डिराइव कर सकते हो। आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, x की वैल्यू चेंज करो, y की नई वैल्यू आएगी, x की चेंज करो, y की नई वैल्यू आएगी। एम आई राइट? हाँ सर। हाँ, बी आपको क्या बताता है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, और ए आपका इंटरसेप्ट है, यानी वाई एक लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हाँ, दैट्स इट। तो ये अच्छा, और इसमें और दो चीजें समझना है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें y इज डिपेंडेंट ऑन x ओके, एंड x इज इंडिपेंडेंट, ठीक। यानी आपको y की वैल्यू डिराइव करना है तो x के थ्रू ही कर सकते हैं आप, ओके। तो आप कोई भी एग्जांपल ले हाँ लो, सर। अगर मुझे लाइक सेल्स, अगर मुझे फॉर एग्जांपल सेल्स चाहिए, तो x मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स से ही हाँ सर। डिसाइड होगा कि कितना मेरा मतलब सेल्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर हो रहा है। और डिमांड भी, अगर आप प्राइस एंड डिमांड को देखो, तो प्राइस एंड डिमांड में कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है ना, डिमांड। प्राइस के ऊपर। प्राइस चेंज होगा तो डिमांड आपका चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, तो प्राइस आप एक्स में लगाओ और डिमांड आपका चेक करते रहो, ठीक है। हाँ। तो वो तो ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने ये अच्छा, और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, मतलब लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसको बोलते हैं ये आप समझो पहले। ये एक इक्वेशन बना मेरा, और ये एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है 1 2 3, और यहाँ पर 2 4 8, 2 से लेके कोई भी एक एग्जांपल है, आप इसको मतलब एग्जांपल के तौर पे लो, यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो क्या मैं इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोल सकता हूँ। हाँ सर। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स इसी इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक। इसके ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। ऊपर नीचे करेंगे मतलब क्या होता है, एरर्स हैं, क्या है, एरर। एरर्स, यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर पूरे पॉइंट्स लाई करते हैं मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे मतलब वो ठीक। कॉम्बिनेशन सही नहीं है, एरर है वहां पर, ओके। ओके। हाँ। तो ये आपका तो पॉइंट्स पूरा क्लियर हो गया, एंड ठीक है। ये जो मतलब डिविएशन की बात करते हैं, वो डिविएशन जैसे हम इसको पढ़ते हैं, the difference between each point and its corresponding point of regression is called a deviation. When the position of regression line is calculated mathematically, the line will be in the position where the deviations between each graph, deviation मतलब क्या होता है, मतलब आप कैसे भी आगे आगे मूव होंगे तो आपकी पोजीशन चेंज होगी ना, तो उसको डिविएशन ही हाँ। बोलेंगे। हाँ। दैट्स इट। तो ये टेक्निक तो हमारा हो गया, अब हम पीछे जाते हैं, थोड़ा कुछ और डिस्कस करते हैं क्या क्या है। ये सिंगल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। मल्टी लीनियर मल्टी फैक्टर या मल्टी लाइक वेरिएबल रिग्रेशन इक्वेशन भी होता है,
मल्टी वेरिएबल भी होता है, ठीक है, ये लाइक ठीक। यूनिवेरिएट है। नाउ अच्छा, अभी और एक टेक्निक है आपका फोरकास्ट करने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं टाइम सीरीज। क्या बोल सकते हैं? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज या कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड। टाइम सीरीज में देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पर ईयर्स है, यहाँ पर सेल्स है, तो एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड दिख रहा है, हाँ। पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ये टाइम सीरीज में आता है। इसको ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड। ट्रेंड मतलब आपको दिख रहा है कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, लाइक इतने टाइम में। किस चीज के ऊपर देख रहे हैं हम? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स कैसे फ्लक्चुएट हुआ है विद व्हेन वी हैव सीन लाइक फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए सेल्स कैसा लाइक फ्लक्चुएट हुआ, उसका एक ट्रेंड बताया जा रहा है। अगर ये ऐसे ठीक। करेक्ट सीधा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो कोई लाइक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता, लेकिन ये हम्म। फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब हमारा सेल्स वोलेटाइल है, यानी फिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक। हम्म। यानी हम जैसा चाहते हैं वैसे कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है, उससे अलग आ रहा है। अब हमको ये कोशिश करना है कि वो हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से आए, ताकि वो हमारे लिए बेटर हो। ओके। कैजुअल फोरकास्टिंग मतलब कोई भी कर सकता है, नॉर्मल हिस्टोरिकल डेटा को देख के कैजुअल फोरकास्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। हम्म। और दूसरा एक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस भी होता है। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है? मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं आप, जैसे यहाँ पर देखो आप x1 x2, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, हाँ। यानी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं आपको पहले क्या बताया था, लेट मी लाइक एक्सप्लेन यू दिस वन। y is equal to a plus bx, here this was the like independent variable, this was a dependent variable. Y is equal हाँ। to a0 plus a1x plus a2x, like जो भी हो, b2x, जो भी आप समझ सकते हो, जैसा बहुत सारे तरीके से हम बना सकते हैं हम्म। a2 x2। सर इसको रटने का कुछ भी नहीं है, इसमें आपको एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर्स है। यानी ये अभी भी आपका हाँ। डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी ठीक। अगर मैं डिमांड के बारे में अगर बोलूं, डिमांड प्राइस पे तो डिपेंड करता ही है, और कोई फैक्टर्स नहीं है क्या? है ना। हाँ। व्हाट आर द फैक्टर्स विच कुड फ्लक्चुएट डिमांड और विच कुड अफेक्ट डिमांड? एक तो प्राइस हो गया सर। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, हाँ। हाँ। मार्केट फोर्सेस, है ना। हाँ सर। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इकोनॉमी, हम्म। ये सब भी होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो सपोज ये मैं बोलता हूँ कि एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आपके डिमांड को बढ़ाता है, am I राइट? हाँ सर। जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में डालते रहोगे उतना आपका डिमांड बढ़ता रहेगा। तो ये बढ़ता रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को लेके भी हम अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाओ भी मत, बहुत बेसिक हाँ। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उतना परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। ठीक। ओके। अच्छा, अभी इसमें आपको, ठीक है, ये सब तो हो गया, ये सब पॉइंट नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप डज नॉट हैव ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड कोरिलेशन डज नॉट हैव कॉजेशन, ठीक है, वो पॉइंट छोड़ दो आप, ना कुछ नहीं है। अभी आप यहाँ देख सकते हो मल्टी फैक्टर में ये x1 x2 एंड ये y, ये आपका एक्सिस हम्म। है, मल्टी एक्सिस बन रहा है, देखो, है ना। और हाँ। ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे को, जिसके वजह से ये हमारे लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट हो सकता है इंडिपेंडेंट हम्म। वेरिएबल्स की वजह से। रिग्रेशन से फोरकास्टिंग का लिमिटेशन एंड लाइक इसके बेनिफिट्स क्या है? रिग्रेशन एक इजी मेथड है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम्म। मल्टी रिग्रेशन मॉडल से आप अलग अलग फैक्टर्स को भी लेके अपना प्रिडिक्शन कर सकते हो। एंड लिमिटेशंस क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ। और ये आपके पास डेटा नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा आपके लिए। ओके। और भी कुछ है तो हम देख लेते हैं, फिर लर्निंग कर्व पे जाते हैं। ये फोरकास्टिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर में क्या रहेगा, हम्म। एंड
टाइम होराइजन भी है 3 साल या उसके अंदर, ठीक है। फोरकास्टिंग कौन करता है, ये सब के बारे में है। सेल्स टाइम, ये आपको पता है कि ये लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट का, पहले हाँ हाँ इंट्रोडक्शन, सर। फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, हम्म ठीक है। ये सब तो हमको अच्छे से पता ही है। एंड अभी सेल्स के बारे में भी देखे थे हम लोग, है ना। हम्म मार्केट सर्वेस के थ्रू मालूम कर सकते हैं। टाइम सीरीज मॉडल्स है, एसोसिएटिव मॉडल्स है। एसोसिएटिव खत्म कर दिए अभी, अब टाइम सीरीज देख हाँ लेते हैं। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड ट्रेंड प्रोजेक्शन। चलो टाइम सीरीज देखते हैं। सेट ऑफ इवनली स्पेस्ड न्यूमेरिकल डेटा फोरकास्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग लाइक रेस्पॉन्स वेरिएबल एट रेगुलर टाइम पीरियड्स। हम अलग अलग टाइम पीरियड्स में हम रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। एंड फोरकास्ट बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यूज, ठीक है। एंड assumes हाँ that factors influencing past will continue influence in the future। यानी पास्ट के फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, उसका फ्यूचर पे भी कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो ये सेल्स हम्म दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखो आप, ये 5 साल के सेल्स हैं, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल हाँ रहा है, पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, उसके बाद फिर कम। तो ये जिगजैग है, ट्रेंड हाँ बता रहा है। अच्छा, टाइम हाँ सीरीज आपके 4 कंपोनेंट्स में है, ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल, रैंडम, ठीक है। हम्म अब जैसे ये आप देख सकते हो कि कैसे अभी हम लोगों ने सेल्स फोरकास्ट देखा था ना, डिमांड हम्म, फॉर प्रोडक्ट हाँ सर्विस थोड़ा जिगजैग तरीके से दिया हुआ है, ज़्यादा कम ऐसे करके। एंड ये एक रैंडम वेरिएशन है, देखो। अच्छा, एक्चुअल डिमांड लाइन, ये साइक्लिकल कंपोनेंट है, देखो एक साइकिल के जैसे, हाँ थोड़ा लॉन्ग पीरियड्स को लेके चल रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड हम्म कंपोनेंट है, ट्रेंड बता रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड। और ये सीजनल पीक्स है, ठीक है। हम्म हम्म ट्रेंड कंपोनेंट देखो, ये एक ट्रेंड बता रहा है इंक्रीजिंग, तो हम्म परसिस्टेंट या तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। हम्म साइक्लिकल कंपोनेंट आपका, देखो मैं बताता हूँ, ट्रेंड ये अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग। सीजनल कंपोनेंट क्या होता है आपका, जो पीक एक एकदम। एक सीजन में होता है, मतलब क्वार्टरली, मंथली, हम्म वीकली, और एक वन ईयर के टाइम पे, ठीक है ना। जैसे हम्म विंटर सीजन, समर सीजन, ये एक साइकिल है, 2 to 10 years के बीच का ड्यूरेशन होता है। तो सब में ट्रेंड बता ही रहे हैं हम लोग, लेकिन अलग अलग हम्म तरीके से देख रहे हैं। ये रैंडम है, मतलब हम्म हमको पता नहीं है कि रिपीट कैसा होगा आगे जाकर, रैंडमली एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम सीरीज मॉडल्स देखो, आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी आता है और एडिटिव मॉडल भी आता है। अच्छा, अब एक सेकेंड हम देख लेते हैं पहले हमको क्या क्या करना है इसमें। ये तो लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व को छोड़ देते हैं, लर्निंग कर्व पे इसके बाद करें। ओके, टाइम सीरीज के बारे में उतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, मतलब हमको डीप में नहीं जाना, छोटा सा ट्रेंड बता के छोड़ दिया उसने, ठीक है ना, क्योंकि मल्टी ये हमारा हो चुका है। लर्निंग कर्व के बारे में दिया है, एंड ही हैज गिवन मोर ऑन, सो व्हाई शुड बी फोकस ऑन टाइम सीरीज, छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं है टाइम सीरीज के बारे में। लर्निंग कर्व है, प्रोबेबिलिटी है, बस उतना ही है, ठीक है। टाइम सीरीज दे हैव नॉट गिवन, सो वी विल नॉट फोकस ऑन दैट, फाइन। ओके सर। ठीक है ना, क्यों हम उसमें जाए, हाँ क्योंकि वो शायद सिलेबस में कवर नहीं कर रहे हैं हर चीज़। हाँ सर। ठीक है, हम लर्निंग कर्व पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं।
क्योंकि वो उतना डीप में नहीं लेके जा रहा सब्जेक्ट को। ठीक है, ओके। और स्टैटिस्टिक्स इज इवन ए बिग ओशन, तो उतना ज़्यादा वो लोग आपको देंगे नहीं। अब यूजिंग लर्निंग कर्व्स इन फोरकास्टिंग, लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट, जैसे लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, आप सीखते सीखते, ठीक है ना, बहुत कुछ गलतियों से सीखते हैं और सीखते सीखते भी आप आगे बढ़ते रहते हो, उसको लर्निंग कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व। क्यों आपका एफिशिएंसी जो है, योर एफिशिएंसी इंक्रीजेस विथ लर्निंग, मतलब जितना आप सीखते रहेंगे, जितना लर्न करते रहेंगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे, उतना आपको आपका टास्क एफिशिएंट होगा आगे जाकर। एम आई राइट? हाँ सर। That is what is learning curve. Two learning curve models are commonly used: cumulative average time learning model and incremental unit time learning model. ठीक है, देखते हैं क्या है। अच्छा, learning curve, only the cumulative average time learning model is tested. आपका cumulative ही आएगा एग्जाम में। Incremental is introduced here only to show that other models are also used. It will not be explained in detail. ठीक है, तो पहले हम लोग cumulative वाला देख लेते हैं। Cumulative average time model, तो अभी हम देखते हैं इसको स्टार्टिंग से। The cumulative average time model assumes a constant rate of decline in estimated cumulative average time per unit each time the quantity of units produced doubles. मतलब cumulative average time model assumes that a constant rate of decline in estimated cumulative average time, यानी आपका average time जो है वो decline होगा per unit each time the quantity of units produced doubles. जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका टाइम डिक्लाइन होगा। हम देखते हैं कैसे देखते हैं, एक सेकेंड अभी देखो, एक सेकेंड, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो यहाँ पर आते हैं। अब देखो, अ प्लांट मैन्युफैक्चर्स कार्स, a plant that manufactures cars is subject to an 80% learning curve. ठीक है, for example, if learning curve is 70% every time, the total number of units produced doubles. The estimated cumulative total production time for all units produced decreases to 70% of what it would have been if no learning had taken place. मतलब learning से क्या होता है, आपका टाइम कंजम्पशन कम होता है। गलत है कि सही है? हाँ सर, सही है सर। अगर आप जितना एक्सपीरियंस होते हो, जितना लर्न कर लेते हो चीज़ों के बारे में, उतना कम टाइम कंज्यूम करते हो, है ना? अगर आपके हाँ पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप ज़्यादा टाइम लोगे। हाँ। So cumulative average time learning model assumes a constant rate of decline in estimated cumulative average time per unit each time the quantity of units produced doubles. मतलब आप जितना जितना चीज़ें बनाओगे उतना उतना आप ज़्यादा लर्न करोगे और उतना आगे जाकर टाइम कंजम्पशन कम रहेगा। ठीक। तो आप कम टाइम में भी ज़्यादा बना सकते हो। So अगर लर्निंग कर 70% है, every time the total number of units produced doubles. The estimated cumulative production time for all units producers decreases to 70% of which it would have been if no learning had taken place. Learning नहीं होती तो आपका efficiency कम होता, learning है बोल के अच्छा है। So if no learning had taken place, the production time required for twice the production amount would be twice the production time required at the previous production level. मतलब learning नहीं होती तो जितना time ले रहे हो डबल, मतलब उसमें आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, लर्निंग नहीं है तो। हाँ अगर लर्निंग है तो कम टाइम में ज्यादा कर पाओगे। एम आई राइट? उसका हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। सो क्यूमुलेटिव एवरेज learning average time learning model can be used to calculate three things. पहले तो आपको average time per unit देखना पड़ेगा for entire quantity produced from the very first unit to the very last unit produced और cumulative average. उसके बाद estimated total time required for entire quantity produced from the very first unit to very last unit produced. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, average time निकालना पड़ेगा, फिर total time निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ। first unit से last unit. And the estimated total production time required for a certain block of units can be calculated by finding the total time required for all units produced through the end of the block and subtracting from the total time required for the units up to that block.
ठीक है, इसको तो समझना है तो एग्जांपल से समझो. फॉर एग्जांपल व्हेन 8 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, अगर आप 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन दैट बिगैन विद फर्स्ट यूनिट वाज डबल्ड 3 टाइम्स. 1 to 2 units is the first doubling, 2 to 4 is the second doubling, and 4 to 8 is the third doubling. Okay. So to calculate the total time required to produce units 5 through 8 in the third doubling, calculate the total time required to produce units 1 through 8, और उसके बाद फिर 1 to 8 आने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 to 4, तो आपको क्या आ जाएगा, 5 to 8 आ जाएगा. Am I right? हाँ सर. क्योंकि 4 के बाद 5 ही शुरू होता है ना. हाँ. That's what. So इसके दो मेथड्स हैं मैथमेटिकली. Two methods can be used to calculate the estimated total time required for all units produced and the estimated average time required. मतलब टोटल टाइम भी आपको निकालने के लिए मेथड है और एवरेज टाइम निकालने के लिए भी मेथड है. सो अभी हम देखते हैं कैसे करना है. सो फर्स्ट क्या करना है आपको, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. एस्टिमेटेड क्या करना है पहले आपको, पहले क्या करना है आपको, एस्टिमेटेड टोटल टाइम required for production, then use the estimated total time to calculate estimated cumulative average time per unit. तो पहले हम estimated total time निकालेंगे, फिर average निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, time required for the last unit into 2 times into learning curve percentage whole power n, time periods के हिसाब से. एंड उसको उसके बाद estimated cumulative average time per unit क्या होगा, estimated total time required for all units produced divided by total number of units produced. Average आ जाएगा. ठीक है, यानी total time by average, यानी total time by total units, average आ जाएगा. So read this question. बस लर्निंग से हमारा क्या होता है, टाइम कंजम्पशन कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है. एक सेकेंड ना. ये दूसरा मेथड है, नहीं हम लोग टेक्स्ट बुक का ही फॉलो कर लेंगे और उस फिर आप लोग विल बी लॉस्ट अगेन. देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं करने के. मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स रह सकते हैं, सो अननेसेसरी. दूसरे मतलब ACCA में भी है लर्निंग कर्व, ऐसा नहीं है, वो अलग है. और वो ऐसा वो इस तरीके से होता है. देखो ये मेथड है उसका. ठीक है ना. अभी हम जो यूज कर रहे हैं डिफरेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ देखो डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. वो है एक ही बट वो थोड़ा वे अलग है, तो इसलिए हम टेक्स्ट बुक ही फॉलो कर रहे हैं. So a plant that manufactures cars is subject to an 80% learning curve. ठीक है. 10 hours are required to produce the first car of new model according to cumulative average time learning model. The estimated total time required to produce the first 2 cars will be 80% of the total time it would have taken to produce 2 cars if no learning had taken place. तो इसको ध्यान से समझो. एक प्लांट है जो कार मैन्युफैक्चर करता है टू एन 80% लर्निंग कर्व, यानी अपना जो लर्निंग है उसका 80% के हिसाब से वो बनाते हैं. 10 hours are required to produce the first car of new model. अब क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम जो है अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मॉडल, estimated total time required to manufacture the first 2 cars will be 80% of the total time it would have taken to produce 2 cars if
नो लर्निंग, अगर लर्निंग नहीं होती तो पूरा टाइम लगाते, अब लर्निंग है बोल के 80% ऑफ टोटल 80%। वो लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक। So if no learning had taken place, then estimated production time for first two cars would be 20 hours, ठीक ओके। है। हाँ क्योंकि हाँ 10 इंटू लाइक 2, 10 आवर्स लेते ना, पूरा टाइम हाँ लेते। हाँ। अब लर्निंग है बोल के उसका 80% ले लो, 20 का 16 आवर्स। हाँ क्लियर है नहीं है? हाँ सर। अगर लर्निंग नहीं होती तो 20 घंटे लेते, लर्निंग है बोल के मतलब अच्छा खासा एट एक्सपीरियंस आ गया बोल के 16 आवर्स में कर देते हैं, 8। 80% में कर देते हैं। हम्म अच्छा, अब विच इक्वेट्स, अब उसका मतलब 16 मतलब पर कार के लिए 8 आवर्स होता है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, द मैथमेटिकल प्रोसेस इज शोन फॉर द फर्स्ट टू डबलिंग्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी डबलिंग्स मतलब दो कार बना रहे हैं। तो द फर्स्ट डबलिंग टू प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 2 यूनिट्स, एस्टिमेटेड टोटल टाइम कैसे करेंगे, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट इनटू 2 इंटू 2 इंटू जो भी इनटू। आपका लर्निंग कर वो लगा दो, आपका 16 आवर्स हो रहा है। हम डायरेक्टली भी मालूम कर लिए और ऐसे फॉर्मूले से भी मालूम कर ले रहे हैं, है ना। हाँ क्लियर है नहीं है? हाँ सर। अब इसको ही डिवाइड बाई 2 कर दो, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 8 आ जाएगा। सेकेंड डबलिंग टू प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 4 यूनिट्स, तो 1 to 4, सो 10 इंटू 2 इंटू 0 पॉइंट होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड डबलिंग में इतना आ जाएगा और उसको बाई 4 कर देंगे। 8 कैसे यूनिट्स सर, के वापस बताना। डबलिंग होगा। डबलिंग मतलब स्क्वायर कर दिए आप, वन फर्स्ट ओके ओके डबलिंग, ओके ओके। सेकेंड डबलिंग, थर्ड डबलिंग, होल क्यूब, ओके नंबर ओके ऑफ ओके। यूनिट्स 8 है ना, तो ऐसा आ जाएगा। ओके, so notice ओके। that with each doubling multiplying the previous estimated total time by 2 and then by 80% results in the new estimated total time. For example, 25.6 hours required for 4 units multiplied by 2 and then multiplied by 80% equals this much hours. मतलब हम क्या किए, 10 इंटू 2 इंटू वही करें ना जो अभी अपने को आया है, हाँ। ठीक, कुछ भी नहीं है, बस बता रहा है उतना ही है। ओके। तो अब आप क्या देखते हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हाँ हाँ। पहले एवरेज टाइम कितना लेते थे, 8 आवर्स। अब 6.4 आवर्स। अब अब 5 5.2 12। और फिर टोटल टाइम ज़्यादा यूनिट्स है तो वो तो ज़्यादा ही रहेगा ना, एवरेज में कम हो गया ना। हाँ सर। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं। अब मेथड 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, वो तो सेम वैसे ही करना है। हाँ। एस्टिमेटेड टोटल टाइम नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, एवरेज टाइम, ओके। ठीक है। सो एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस, देन यूज द एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट टू कैलकुलेट टोटल। मतलब पहले आपने क्या किया था, टोटल से एस्टिमेटेड किया, अब क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड से टोटल। एस्टिमेटेड से टू। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट इनटू एलसी होल पावर एन, ठीक है। पहले हाँ क्या सर। किए थे, 2 इंटू किए थे, ठीक है। 2 into L। उसके बाद जो भी आपका क्यूमुलेटिव आया इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फाइन। हाँ। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। बस ये फॉर्मूला में पुट करके ही तो मतलब करना है ना सर। हाँ हाँ, बस बस बस। ठीक है सर। जस्ट अ सेकंड। ओके,
तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर note that methods want to produce identical answers, ठीक है। The above examples demonstrate the mathematical operation of solving two questions using same information but asking for different things. Now अगर एक क्वेश्चन आपको बोलता है calculation of cumulative total time required to produce all the units when the total number of units produced is a double level, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, then method one will more quickly find the estimated total time which equals this. अगर क्वेश्चन बोलता है, अगर क्यूमुलेटिव टोटल टाइम बोल के बोलता है तो ऐसा करना, एवरेज बोलता है तो सेकंड वाला यूज करना, सेकंड मेथड। ओके। अगर क्वेश्चन बोलता है कि टोटल टाइम रिक्वायर यू टू फाइंड टोटल टाइम, तो वो बेटर है ना, वैसे फर्स्ट वाले। नाउ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ यूनिट्स यूजिंग क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मॉडल टू फाइंड एस्टिमेटेड, मतलब स्पेसिफिकली ये करो बोल के बोलेगा इतने यूनिट्स। So to find the total estimated total time required to produce only units 5, 6, 7, 8 in examples above, subtract the, अब टोटल फाइंड करके, जैसे अभी अपने को 5 से 8 बोला तो हम क्या किए थे, 1 से 8 पहले फाइंड किए, फिर 1 से 4 उसमें से माइनस किए, तो हमको 5 से 8 आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर यूनिट्स दिस इज, ये 40.96 क्या है आपका, 1 to 8 है ना? 40, हाँ 1 to 8 है। उसमें से क्या निकालना है, 1 to 4 25.6, बस निकाल दो आपका। ओके 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 15.36 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। और अगर 3 to 4 बोला तो 1 to 4 25.6। हाँ 1 to 4 माइनस 1 to 2 कर दो, दैट्स इट, 3 to 4 आ जाता, ठीक है। सर एक मिनट 3 to ये क्या है, वापस बोलना सर। भाई 3 to 4 बोलेगा तो 1 से 4 माइनस 1 से 2 कर दो, 3 to 4 आ जाएगा ना। 1 से 4, हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ दैट्स इट। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, एक सेकेंड, एक ये अभी करेंगे, अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। However, the estimated time required for just one specific unit or lot other than for two cannot be calculated using cumulative average time, क्योंकि cumulative में कम से कम 2 तो होने चाहिए, सिंगल नहीं कर सकते। हाँ। So presumably within the block of units 5 through 8, unit 6 will require less time than unit 5, unit 7 less than unit 6, क्योंकि जितना ज्यादा लर्निंग होगा उतना टाइम कम होगा, कम। हाँ। सो और 8 को सबसे लीस्ट टाइम है, सो द एस्टिमेटेड एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स कैन बी कैलकुलेटेड, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एस्टिमेट टाइम फॉर 1, क्योंकि 1 नहीं कर सकते हैं। Either of the two methods illustrated above can be used to find either the estimated total time required for all units or lots produced, or estimated cumulative average time per unit lot for all units produced, or both। या तो आप एस्टिमेटेड टोटल टाइम सबके लिए कर सकते हो, या तो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम सबके लिए कर सकते हो, या पर यूनिट के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो वो ठीक है। Now estimated cumulative average time per unit or lot for all units produced into total number of units or lots produced equal to estimated total time for all units or lots produced, and estimated total time को अगर हम total units से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा cumulative। However, it is better to be familiar with both methods in order to choose the faster method for calculation required to answer a given question. In the above examples, if no learning had taken place, आपको पता है आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, 100%, learning है बल्कि कम ले रहे हैं। So the maximum learning rate possible using the cumulative average time learning model is some percentage greater than 50%. For example, 50.01% or this much. So the maximum learning rate must be greater than 50%, because at a learning rate of exactly 50,
The total time required for production of the first two cars would be exactly the same as the time required to produce the first car, and that would be impossible. ठीक है, यानी 50 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक। स्टैंडर्ड बता रहा है। अगर उससे कम रहा तो फिर क्या फायदा है, 50-50 हो गया ना, 50% 50%। हाँ हाँ सर। तो ये आप देख लो अभी कैसे कैसे आप टाइम फाइंड कर रहे हो। 10 इंटू 2 इंटू 50%, 49% पे ये बता रहा है। सो एट द रेट ऑफ, अब देखो मैक्सिमम लर्निंग रेट मस्ट बी, ये तो बता दिया। एट द रेट ऑफ 49% द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टू कार्स वुड बी लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट कार। यानी अगर 49% पे देखते हैं तो दोनों कार बनाने के लिए हमको जितना टाइम लग रहा है, हाँ एक कार बनाने के लिए, देखो the total time required for the production of first two cars would be less than the time required to produce the first car at a rate of 49%। देखो the time required for production of first two cars को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगा आपका? 10 hours। हाँ, so at the rate of 49% the total time required for production of first two cars would be less than the time required to produce the first car, which would be impossible। ऐसा हो ही नहीं सकता। दो कार बनाने के लिए, फर्स्ट दो कार बनाने के लिए आपको 10 घंटे लग रहे हैं, और एक ही कार बनाने के लिए आपको आपको जो टाइम लग रहा है 49% पे, देखो 50% पे मैंने क्या किया, जब फाइंड किया तो दो कार बनाने का 10 घंटे आया। हाँ हाँ। कम परसेंटेज में आप कम टाइम लोगे कि ज्यादा टाइम लोगे? ज्यादा टाइम लोगे, ज्यादा। लेकिन वो कम बता रहा है, तो ये इम्पॉसिबल होता तो है। इम्पॉसिबल, ओके। और जितना टाइम आप बढ़ाते रहोगे उतना एफिशिएंसी बढ़ता रहेगा। इसीलिए 50% से 100% के बीच में रहेगा, 50 से कम नहीं रह सकता। ओके सर। क्लियर है, पॉइंट नहीं है? हाँ सर। हाँ हाँ, क्योंकि 50% पे 10 घंटे लग रहे हैं दो कार के, तो 49% पे 9.8 कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है नहीं ना, कि अपना अगर हाँ। लर्निंग कम रहा तो ज्यादा टाइम लेना है, कम टाइम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ चलो ये क्वेश्चन करो तारा। हाँ सर। फिनिश्ड हो गया ये? हाँ सर। हो गया कि नहीं? हो गया सर। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। सिमिलर ही था ना ये तो? हाँ सर, ऐसे ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क कर लो, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा सबको क्लब करके है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके रहेगा। क्लब ये करके। भी आप फिनिश कर लो, और फिर कल हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का मेथड एंड जो बचा कुछ है, जो ठीक, ओके। थियरी कुछ है या वो फिनिश कर देंगे, एंड विल गो फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस। फिर परसों वेरिएंसेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब मैं ठीक है, सोचा इसको ओके। जल्दी खत्म करेंगे, बट लाइक वेरिएंसेस तक जाने में और एक दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का कल ओके कर लेंगे हम लोग। सो टुडे गो थ्रू दिस एंड ओके विल फिनिश इट टुमारो। ओके, ओके, बाय सर। बाय बाय।